अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बेटा जी, मैं आप लोगों के साथ जो आज टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज मैं आपके साथ इस केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन शेयर करने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं 3 या 4 बातें हैं आपके पास, आपकी बुक की जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी, वो मैं शेयर करूंगा। तो इस चैप्टर का नाम जैसा कि है केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं इसको डिफाइन बाद में करता हूं। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, बच्चों मैं आपको 4 या 5 पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस करके दिखाता हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने। तो सबसे पहला पॉइंट रिवर्सिबल के लिए, बच्चों वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी टेक्स प्लेस होते हैं और रिवर्स रिएक्शन डायरेक्शन में भी टेक्स प्लेस हो, मींस वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला पॉइंट द रिएक्शन, और यही हम मोस्टली इसकी डेफिनेशन भी कहते हैं, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ बोथ डायरेक्शन। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ बोथ डायरेक्शन। कौन सी बोथ डायरेक्शन? फॉरवर्ड as well as reverse is called reversible reaction। और अगर यही पॉइंट हम इरिवर्सिबल के लिए करें तो आपने कहना है वो रिएक्शन जो एक ही टाइम में सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मींस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन या इन अ सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें भी लिख लेते हैं, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस in a single direction is called irreversible reaction। आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हम लोग मोस्टली वो जो सिंगल डायरेक्शन मानते हैं वो कौन सी होती है? फॉरवर्ड। मींस हम जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल लिखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में लिखते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मींस सिंगल डायरेक्शन हमेशा शो करते हैं किसमें? फॉरवर्ड में। क्योंकि मोस्टली जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो सिंगल, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है। बच्चों ऐसे नहीं है कि वो सिंगल डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, वो रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन याद रखना मोस्टली केसेस में जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है
उसकी वो जो सिंगल डायरेक्शन होती है, मीन्स वो ऐसे शो की जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो ऐसे भी हो सकती थी, मीन्स ऐसे भी हो सकती, लेकिन ये वाला केस बहुत ही क्या होगा, कम। ये वाला केस क्या होगा, मोस्टली। तो हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। बच्चों याद रखना, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, हम इनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये वाला जो एरो होता है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये वाला रिवर्स डायरेक्शन। और इस डबल हेडेड एरो को यूज किया जाता है किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के। सेम अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें, तो जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो मोस्टली हम डायरेक्शन यूज करते हैं वो सिंगल डायरेक्शन होती है, और वो ये वाली होती है। बहुत रेयर होते हैं कि हम इरिवर्सिबल रिएक्शन किसमें शो करवा रहे होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन को भी क्या बोल सकते हो, इरिवर्सिबल। इसको भी क्या बोल सकते हो, इरिवर्सिबल। मींस एट अ टाइम, एक वक्त में या तो क्या हो रहा हो, फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर क्या हो रहा हो, रिवर्स रिएक्शन। तब जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और एट अ टाइम कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड भी चल रहा है और रिवर्स भी चल रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। चले तीसरे पॉइंट पे आते हैं। बच्चों याद रखना, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये मोस्टली हमेशा क्लोज सिस्टम में टेक्स प्लेस होते हैं। दे ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम। मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये चीज भी माफ है कि वो ओपन सिस्टम में भी हो सकते हैं और वो क्लोज सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो यहां पे इनको माफी है, ओपन में भी हो सकते हैं और क्लोज सिस्टम में भी हो सकता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलें हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। बच्चों याद रखना, आपने मैट्रिक में 10th क्लास में एक इक्विलिब्रियम स्टेज पढ़ी थी, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो याद रखना, वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है वो हमेशा कहाँ टेक्स प्लेस होती है, कहाँ एस्टेब्लिश होती है, जब आपका सिस्टम क्या होता है, क्लोज। और उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बच्चों याद रखना, ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये हमेशा किसके ऊपर होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन पे होगी। और उसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन किसके अंदर हो रहा हो, क्लोज सिस्टम में। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन सिस्टम में है तो इसके ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनके ऊपर क्या टेक्स प्लेस हो सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम is takes place on a reversible reaction. Dynamic equilibrium takes place in a reversible reaction. लेकिन याद रखना, irreversible reaction जो है, और आगे मैं आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी कहानी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप 10th में पढ़ चुके हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा होता है और रिवर्स भी आ रहा होता है, दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है, रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में तो काम ही एक हो रहा होता है, या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है
और मोस्टली फॉरवर्ड जा रहा होता है, रिवर्स आ ही नहीं रहा होता। इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस नहीं होगा, नॉट अक्कर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो बच्चों, आप इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। चलिए जी, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसकी एग्जाम्पल। पांचवा पॉइंट एग्जाम्पल। बच्चों ये देखो, मेरे पास है एक रिएक्शन N2 प्लस H2, ये मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया NH3। रिएक्शन देखो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, जरा अच्छा लगता है। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, इधर 2 है, उधर कितना है, 1, तो उसको 2 लगाते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन का इश्यू आ गया, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 3, 2, 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको 3 लगाओ, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो रहे हैं और रिवर्स भी आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और यही एग्जांपल बच्चों अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए लिखूं तो इसके अंदर एग्जांपल आएगी हमारे पास, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा हो, इरिवर्सिबल डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में। तो चलेंगे, मोस्टली मैं तो ये लिखता हूं H2 प्लस O2, ये देखिए एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, और ये क्या बना रहा है जी, H2O। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, उधर ऑक्सीजन कितना है, 1, उसको बैलेंस करने के लिए उसको 2 लगाते हैं, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब इश्यू आ रहा है हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन कितने हैं जी, 2, 2, 4, और इधर कितने हैं, 2, तो इसको भी 2 लगाओ। चलें जी, रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बच्चों ये हमारे क्या है, 5 पॉइंट। एक और भी पॉइंट है, बल्कि वो मोस्टली 10th क्लास में तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा होता है। चले मैं यहाँ पे भी आपको लिखवा दूंगा, और हमारा ये 5th पॉइंट भी हो सकता है। बच्चों याद रखना, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं हम कहते हैं कि दे कैन नेवर बी स्टॉप। आप 10th क्लास में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर स्टॉप, तो हम परेशान हो जाते हैं। और याद रखना, या इस तरह भी कह सकते हैं, या इसके अलावा और एक और आसान तरीका भी है, हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता। क्यों? जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये स्टॉप भी हो जाते हैं, और स्टॉप को रिएक्शन होता है जब वो क्या हो जाए, कंप्लीट, जब उसमें रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, खत्म, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप। तो बच्चों याद रखना, हमारे पास ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके अंदर लिख लें, बेशक एक पॉइंट बना लो यहाँ कि द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी स्टॉप, छठा पॉइंट। और इसमें लिख सकते हो कि द इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टॉप। तो चलें जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन बना लेते हैं हम कि व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी स्टॉप। तो बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में भी ये पढ़ा था, मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे
मोस्टली अब हमारे एग्जाम में ये नहीं आता, ये 10th क्लास का ना क्वेश्चन है, लेकिन पॉसिबिलिटी है वो आपसे पूछ भी सकता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी स्टॉप। बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों नहीं रुकते? हम कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन, ये देखो सपोज करो ये एक रिएक्शन है A प्लस बी और ये क्या बना रहा है C प्लस डी, और C प्लस डी मिलके क्या बना रहा है A प्लस बी। ये एक क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होके किस में कन्वर्ट हो रही होती है? रिएक्टेंट्स में। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी स्टॉप because in a reversible reaction first reactants are converted into product and then product are recombined into reactants, so the reactants can never be completely consumed। बच्चों हमारे रिएक्टेंट कभी भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। इट्स मीन के रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए इन दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट एटलीस्ट क्या हो जाए? मुकम्मल तौर पे कंज्यूम, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं। आप लोगों को याद होगा, आपको टीचर जब पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 1 तो वहां लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। उसमें आपको ये वाली बात समझाई जाती है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम ही यही है कि वो रिएक्शन में पहले क्या हो जाते हैं? कंज्यूम, और रिएक्शन को वो क्या कर देते हैं? स्टॉप। इसका मतलब है यहां तो ये कभी कंज्यूम होते नहीं हैं और ना ही ये रिएक्शन को कभी स्टॉप करते हैं। तो ये बात भी याद रखा करो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट is not applicable for the reversible reaction. This concept is only applicable for the irreversible reaction. ओके जी, हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक और पॉइंट पे आते हैं। समटाइम कोई एक रिएक्शन होता है बच्चों, वो डिफरेंट कंडीशंस पे कभी वो रिवर्सिबल बिहेवियर शो कर रहा होता है और कभी वो इरिवर्सिबल बन जाता है। मीन्स सम रिएक्शन अंडर द वन कंडीशन आर इरिवर्सिबल एंड अदर कंडीशन आर रिवर्सिबल। तो मैं जरा आपको बताता हूं उसकी एग्जांपल। हम लिखते हैं क्वेश्चन, some reactions under one condition are irreversible and other condition are reversible।
देखो बच्चों, मेरे पास, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। ये है मेरे पास H2 प्लस O2। मैं आपकी बुक की एग्जांपल शेयर करने लगा। H2O2, जब हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, H2O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, 2H2O। और उस वक्त अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर है तो हम कहते हैं ये रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल, और ये रिएक्शन कभी भी वापस रिटर्न नहीं आता, यह हम कहते हैं इरिवर्सिबल। अब आप इसको वापस, इसके रिवर्स आने के चांसेस बहुत ही कम हो गए, निग्लिजिबल है। लेकिन अगर यही रिएक्शन, ये एक कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर रूम टेम्परेचर हो, मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर जो इसकी इरिवर्सिबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है, और यही रिएक्शन बच्चों क्या बन जाता है, रिवर्सिबल। उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना होता है, हाई। हमारे पास है जी, ये है जी H2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क और हाई टेम्परेचर। और जब ये हाई टेम्परेचर होता है तो बच्चों ये अब रिएक्शन पहले किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वाटर में, और यही वाटर बाद में डिकम्पोज होके किस में आना शुरू हो जाता है, H2 और O2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ही रिएक्शन मुख्तलिफ कंडीशंस पे वो रिवर्सिबल के तौर पे भी बिहेव कर रहा है और इरिवर्सिबल के तौर पे भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे रिएक्शंस ऐसे करते हैं। मैंने बोला है सम रिएक्शंस, फ्यू रिएक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जो रिवर्सिबल भी हैं और इरिवर्सिबल भी हैं। उसके लिए हमें उसकी कंडीशन को क्या करना होता है, चेंज। चलें जी, हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, एक जो असल काम है वो उस पे मैं आ चुका हूं, जो मैं पढ़ाना चाहता था, जो बेसिकली हमारे चैप्टर का नेम भी है। क्या नेम है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम डिफाइन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों याद रखना, इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। और आप 10th में याद करो डेफिनेशन कैसे करते थे, द स्टेज एट विच rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction is called dynamic equilibrium या फिर chemical equilibrium. The stage at which, definition लिख लो, the stage at which rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction is called chemical equilibrium या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। बच्चों मैं यहां इसको समझाने के लिए एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं जो आप लोग 10th क्लास में भी लेते थे। ये देखो, ये मेरे पास है A प्लस B
क्या बना रहे हैं, C प्लस डी, और फिर ये दोबारा डीकम्पोज हो गए, या C प्लस डी मिलके क्या बना रहे हैं, A प्लस बी। मैं आपको ना बेसिकली कहानी समझाना चाहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, जो आपने 10th में भी पढ़ी हुई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और आपने वो 10th में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है कि कब रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है और कब उसकी स्पीड कम होती है। और वो कहता है कि याद रखना, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा ज्यादा। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और याद रखो, जो रिएक्शन इस साइड पे जा रहा है, ये इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके लिए ये क्या है, रिएक्टेंट्स। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारी बातें मैं 10th वाली रिपीट कर रहा हूँ। आप जानते हो ना, जब रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे होता है, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, तो आपके पास ये चीज क्या होती है, ज्यादा, और इसके ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि एट द इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग इसमें चेंज होना शुरू हो जाते हैं, इसमें इसकी तादाद कम होती जाती है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता जाता है, कम। तो इसलिए हम 10th में यही बोला करते थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। ओके, क्यों? क्योंकि ये लोग क्या हो रहे हैं, कम। और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस। अब आओ रेट ऑफ रिवर्स पे। बच्चों ये देखो, ये चीज जो इधर आ रही है, इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब याद रखना, इसके लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ये है, मींस रेट ऑफ रिवर्स के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये है। जब ये ज्यादा, तो रेट ऑफ रिवर्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखो, जब इनिशियल स्टेज होती है तो हमारे पास ये चीज क्या होती है, कम, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिवर्स भी क्या होता है, कम। तो इसलिए हम कहते हैं कि एट द इनिशियल स्टेज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is slow, and with the passage of time, gradually this rate of reverse reaction is increases। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ये वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये बढ़ते हैं, तो ये भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इन दोनों की स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाती है, इक्वल, और हम कहते हैं इसके ऊपर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। द स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं मजीद इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट चेंज वगैरह उसके ऊपर नहीं जा रहा, वो 10th का काम था। आपने 10th क्लास में पूरी 6-7 प्रॉपर्टीज इस केमिकल इक्विलिब्रियम की पढ़ी हुई है। यहाँ हमने जस्ट एक ये वाली बात समझनी है एमसीक्यूज के लिए और ये डेफिनेशंस के लिए। और एक और चीज, इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम या इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को या इस रिवर्सिबल रिएक्शन को मैं ग्राफ की शक्ल में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो बच्चों देखो, इसका ग्राफ कैसे होगा, मैं ये है जी मेरे पास एक्स एक्सिस,
बच्चों एक्स एक्सिस पे मैं लेने लगा हूं टाइम, और इसका यूनिट मैं यूज कर रहा हूं सेकंड, जो इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों ये है मेरे पास y एक्सिस, और यहां पे मैं लेने लगा हूं कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, और मैं दोनों दिखाऊंगा, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट की भी। और आप जानते हो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मैंने जी कंसंट्रेशन का यूनिट भी यूज कर लिया। अब जो गौर से देखना, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये क्या होते जाते हैं कम, और ये क्या होते जाते हैं ज्यादा। आमतौर पे नॉर्मल रूटीन में आप लोग केसीबी निकाला करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन में। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इस साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और उस साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो बच्चों देखो, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है। तो ये ले जरा मैं एक कर्व बनाने लगा हूं, और बच्चों ये देखो, ये ऊपर जाने पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो मुझे ना ये एक कर्व में शो करवाने लगा हूं, ये देखो, मैं यहां 2 टाइम ले लेता हूं। ये देखो यहां 0 सेकंड है, तो ये कंसंट्रेशन भी यहां क्या है, कम। ये देखो टाइम बढ़ा, तो यहां जरा चल के देखते हैं इस पॉइंट पे। ये देखें हमारे पास टाइम क्या हो गया, ज्यादा, तो देखो कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, ज्यादा। इसका मतलब क्या है, तो ये जो कर्व है ये किसके लिए बनाई गई है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ की शक्ल में ऐसे दिखाएं, तो बच्चों ये वाली कर्व किसके लिए है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और ऐसा कब होता है, ये आपके सामने है कि हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में, या कोई भी इरिवर्सिबल की भी अगर हम बात करें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या हो रही होती है, इंक्रीज। ओके, ये मैं आपको वजह बताऊंगा कि एकदम से मैंने इसको अनचेंज क्यों कर दिया है, कांस्टेंट क्यों बोल दिया है, वो बाद में बात करते हैं। चलें, एक और मैं यहाँ कर्व शो करने लगा हूं। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि जब रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे होता है, अभी अभी स्टार्ट हुआ होता है, तो ये लोग ज्यादा होते हैं, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये वाली कर्व रिएक्टेंट्स के लिए हम यहां से शो करवा लेते हैं। ये देखो, जब टाइम क्या है 0, तो कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। तो ये किसके लिए होती है जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए कर्व है। और गौर से देखो जरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मैं यहां आ जाता हूं, देखो जैसे जैसे मेरे पास टाइम बढ़ता गया, ये देखें ये लाइन अब यहां आ चुकी। इस पॉइंट पे तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कम। यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा। इसका मतलब है जब टेम्परेचर इनिशियल स्टेज थी, टाइम 0 था, तब हमारे पास ये कंसंट्रेशन क्या थी, मैक्सिमम रिएक्टेंट की। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, रिएक्टेंट की तादाद भी क्या होती गई, कम। और फिर आप जानते हो कि इस रिएक्शन पे एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे पास इस सिस्टम पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेज पे ना तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंज आ रहा होता है, और ना ही, क्योंकि जितने रिएक्टेंट इसमें चेंज हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में,
उतनी ही प्रोडक्ट केस में चेंज हो रही होती है रिएक्टेंट्स में। तो ना तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंज आ रहा होता है और ना ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंज आ रहा होता है। इसलिए हम ऐसे स्ट्रेट कर्व शो करवा देते हैं कि अब यहाँ पे ना तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंज है और ना ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंज है, और फिर ऐसी स्टेज को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। तो बच्चों ये वाली जो स्टेज है इसका नाम क्या है जी? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन को या केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ की शक्ल में शो करवाया है जो कि आपकी बुक में था। तो ये था जी हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको अच्छा लगना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।